जय हिंद एवरीवन। आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम स्टडी विद अमन में हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करेंगे और इसके अलावा थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, त्रिभुज क्या है? 3 रेखाखंडों से बनी आकृति क्या है? त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। बट ये एक छोटी क्लास के स्टैंडर्ड से हो गया। बट आपके यहाँ पे क्लास 10th में इसकी जो शुरुआत की गई है वो सर्वांगसम आकृतियों से की गई है। तो सर्वांगसम आकृति मतलब कॉन्ग्रुएंट शेप। तो सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ हैं जो आकार एवं माप में समान होती हैं, सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें शेप और उसका साइज भी हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। तो इनकी जो शेप जो है इनकी वो कितनी है? शेप तो इनकी है ट्रायंगल की क्या इनकी शेप है। बट अगर हम अब इसमें पर्टिकुलर इसकी माप भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का है, इसकी भी भुजा 3 सेंटीमीटर की, इसकी भी 3 की है, तो इसकी भी 3 अगर ये सब इसकी भुजा की वैल्यू भी इसकी इक्वल है और इसकी शेप भी हमारी इक्वल है, तो तभी ये होगा हमारा सर्वांगसम आकृतियाँ। इसको बोलेंगे हम सर्वांगसम आकृति इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं कि समान त्रिज्याओं वाले वृत्त, बराबर भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज तथा समान भुजाओं वाले वर्ग सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, एक एरा माने कि इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, इसकी भी 6 सेंटीमीटर है, इसकी भी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 6 ही होगी, तभी ये सर्वांगसम होगा। अगर दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज की भुजाएं अगर अलग अलग हैं तो वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन यही है कि दोनों की इसमें शेप भी मतलब आकार भी इक्वल होना चाहिए, आकार भी इसका इक्वल होना चाहिए और एक इसकी आमाप भी इसकी इक्वल होनी चाहिए, तो तभी वो क्या होगा? सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम सेकंड देखते हैं, समरूप आकृतियाँ, सिमिलर शेप्स। तो सिमिलर शेप्स क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, सभी प्रकार के वृत्त हो जाएंगे, सभी प्रकार के वर्ग तथा सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज समरूप आकृतियाँ हैं। इसमें मतलब कंडीशन ये है समरूप की, इसमें जो समरूप की कंडीशन है इसमें पर्टिकुलर उसका आकार तो जैसे सेम होना चाहिए, लेकिन उसकी माप डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर इसकी समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। और दूसरे की बात करें तो अगर वो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज भी है, तब भी ये दोनों जो वो हैं ये दोनों आपस में क्या होंगी? समरूप आकृतियाँ होंगी। और ऐसी इस टाइप से इसका हो जाएगा सभी प्रकार के वर्ग। जैसे वर्ग मान लीजिए कोई वर्ग है, ये एक वर्ग एरा और एक वर्ग एरा। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो ये भी आपस में क्या होंगी? समरूप आकृतियाँ होंगी। इसमें जो इसकी डिपेंडेंसी है समरूप की, वो डिपेंड करती है उसके आकार पर, बल्कि आमाप पर नहीं करती है। आकार पर करती है और माप पर नहीं करती है। तो यही क्या हो जाएंगी? समरूप आकृतियाँ हो जाएंगी। ये जो इसमें नोट में है, तो सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। तो सर्वांगसम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें उसकी शेप की बात भी करनी होती है और उसकी माप की भी। तो इसमें उसकी जो आकृति है, आकृति भी सेम होगी और उसकी माप भी सेम होगी। बट हम समरूप की बात करें तो समरूप में आकार तो उसका सेम होगा, बट उसकी माप सेम हो या नहीं हो, तो तब भी वो क्या होगा? समरूप होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब आती है हमारी प्रश्नावली 6.1। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट पार्ट है कि सभी वृत्त होते हैं, क्वेश्चन दे रखा है सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम होते हैं
या फिर समरूप होते हैं। तो सभी वृत्त जो है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वृत्तों की जो है वो रेडियस हमारी अलग अलग भी होती है। जैसे एक वृत्त ये रहा, एक वृत्त हमारा ये रहा, तो इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस कम है, और इसकी रेडियस की बात करें, आर रेडियस की बात करें, तो इसकी रेडियस क्या है, अधिक है। तो इसमें सभी प्रकार के वर्ग की बात करी गई है। तो सभी प्रकार के वर्ग जो है सर्वांग नहीं होंगे बल्कि समरूप होंगे। सेकंड बात करें इसमें, सेकंड है इसमें सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं या फिर सर्वांग होते हैं। तो सभी वर्ग जो है वो भी समरूप ही होते हैं, क्योंकि वर्ग भी हमारे वर्ग, जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था हमने, तो इस वर्ग को हम देख रहे हैं तो इसकी जो भुजा है वो कम सेंटीमीटर की है, बल्कि इसकी जो है वो अधिक सेंटीमीटर की है। इसका मतलब ये है कि इसमें सभी प्रकार के जो वर्ग हैं वो समरूप होंगे, ना कि सर्वांग। थर्ड पार्ट है इसका, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ये मतलब पूछने जा रहा है कि ऐसे कौन से त्रिभुज है जो समरूप होते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी संभावित त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे संभावित त्रिभुज की हम बात कर ले, जैसे संभावित त्रिभुज का हम केस लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसमें ये संभावित त्रिभुज का ये आ गया, जैसे ये छोटी शेप का संभावित त्रिभुज हो गया, इसकी जो है भुजा बड़ी हो गई, तो इस टाइप से तो ये सभी प्रकार के जो संभावित त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे परंतु सर्वांग नहीं होंगे। अब फोर्थ पार्ट कह रहा है इसका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि अगर उनकी भुजाओं की संख्या समान है तो दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण भी क्या है, बराबर होते हैं। तो ये तभी होंगे, जैसे मान लीजिए एक शेप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे ये शेप है, इसकी जो भुजाएं हैं वो भी हमारे पास कितनी है, 4 हैं, और इसकी भुजा की बात करें हम वर्ग की, तो इसकी भुजा भी क्या है, 4 है। तो हम खाली शेप के आधार पर ही इनको डिसाइड नहीं करेंगे कि ये समरूप है या नहीं, बल्कि हम इनके संगत कोण भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसकी देखो भुजा की बात करें तो इसमें भी भुजा 4 हैं और इसकी भुजा भी के 4 हैं, बट इसके अगर संगत कोण की बात करें तो इन दोनों के संगत कोण में डिफरेंस है, तो इसलिए ये क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। अगर इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होते तो ये समरूप आकृतियाँ होती। तो ये भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, अन्यथा वो समरूप नहीं होंगे, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मीन्स संगत भुजाएं समानुपाती का मीन्स है कि इक्वल होती हैं। अब हम चलते हैं अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट है इसका समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृति का हमने एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक छोटा त्रिभुज दिखा रखा है हमने और एक बड़ा त्रिभुज दिखा रखा है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी आकृति के समरूप की बात आती है तो हम उसकी ओनली शेप पर फोकस करते हैं, ना कि उसकी माप पर। तो इसमें देखो शेप, ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार है, बेशक इसकी जो साइज़ है वो छोटा है और इसका साइज जो है बड़ा है, तो ये क्या है, समरूप आकृति का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये लिया है, हमने आयत, ये आयत है और ये भी आयत है, बस इस पर डिफरेंस इतना है, ये कम भुजा वाला आयत है और ये अधिक भुजा वाला आयत है। और इसका सेकंड पार्ट इसमें पूछा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब जैसे ये है, ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है और ये हमारा स्क्वायर है, ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, इसकी में भुजाओं की संख्या 3 है, इसमें 4 है, तो ये क्या है, समरूप नहीं होगा क्योंकि इसकी आकार सेम नहीं है। ऐसे ही हम ये देख लेते हैं, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है, तो ये भी आपस में क्या है, समरूप आकृतियाँ नहीं होंगी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें ये दे रखे हैं, इसने डायग्राम बना रखे हैं इसमें बुक्स में। तो एक तो ये दिखा रखा है इसने और ये दिखा रखा है। इसमें हम अगर देखें तो इसकी 4 भुजाएं हैं और इसकी क्या है, इसकी भी क्या है, 4 भुजाएं हैं। बट अगर हम इसकी भुजाओं की माप देख रहे हैं तो इसकी 1.5 है, 1.5, 1.5, 1.5 और इसकी जो है, इसकी 3 है, 3 सेंटीमीटर के हिसाब से हैं इसकी भुजाएं। तो इन आकृतियों से हम देखते हैं कि चित्र में दिए गए दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है परंतु संगत अंतःकोण बराबर नहीं है। तो इसमें जो है संगत अंतःकोण, जैसे हमने डिस्कस भी करा था, ये जैसे संगत कोण वाला डिस्कस करा था हमने कि इसमें जो है इसके कोण अलग आ रहा था, इसमें भुजाओं की संख्या तो इक्वल थी लेकिन इसमें जो है कोण हमारा अलग आ रहा था और इसमें कोण अलग आ रहा था, संगत कोण इक्वल नहीं थे, इसलिए क्या है, ये क्या समरूप आकृतियाँ
नहीं होंगी। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब आती है हमारी थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो इसका स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, कभी ये पूरी 6 मार्क्स में बोलता है कि इसका स्टेटमेंट भी लिखो और इसको प्रूफ भी करो। तो ये बहुत मोस्ट है, और एग्ज़ाम हो और ये प्रमेय ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम इसका पहले देखेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम का। अब जैसे इसमें क्या रखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जैसे कि मैंने ये बनाया है डायग्राम, तो इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी है। जैसे देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे ये त्रिभुज हो गया ए बी सी हो गया त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो को, तो जैसे कि हमने इसमें ट्रायंगल बनाया है, ए बी सी ट्रायंगल बनाया है। अब हम इसको इससे समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी एक भुजा मतलब बी सी के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, दो भुजाएं हैं वो ए बी और दूसरी भुजा है ए सी, को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, लगी डी पे भी प्रतिच्छेद कर रही हैं और ई पर भी प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये है हमारे विभिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो अगर ये वाली रेखा डी ई खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये जो है इनको आपस में क्या कर देती है, एक ही अनुपात में विभाजित कर लेती है। इसका मीन्स ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी है। इसको हम एक बार और अगेन देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया था ए बी सी की एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब बी सी के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर, अन्य दो भुजा, एक भुजा ए बी और दूसरी भुजा ए सी को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, विभिन्न बिंदुओं पर डी और ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यदि ये वाली रेखा खींची जाए डी, तो ये दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये इनको भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर लेती है। एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, इसका अनुपात ए डी बटे बी डी के रूप में और इसको ए ई बटे ई सी के रूप में। तो अब हम इसको देखते हैं आगे। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो हमें जो गिवन दे रखा था इसमें, गिवन त्रिभुज ए बी सी में कि डी ई जो है समांतर है बी सी के, जैसा स्टेटमेंट में क्या रखा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो एक भुजा ये थी, इसके समांतर डी ई। तो ये त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी हमारे पास गिवन है। और जो टू प्रूफ हमें करना है वो हमें ए डी बटे बी डी का रेशियो ए ई बटे ई सी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, रचना कर लेंगे। रचना हमने करी है कि हमने डी एम लंब खींचा है ए सी रेखा पर, ए सी पर हमने क्या है लंब खींचा है, और ई एन जो हमने लंब खींचा है वो खींचा है हमने ए बी पर। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका ले लेंगे एरिया। अब हमें पता है कि एरिया जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई की। हमने ए डी ई ही क्यों लिया, क्योंकि हमें जो प्रूफ में लाना है वो वही ए डी करके ही लाना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई की बात कर रहे हैं हम, ए डी ई। अगर हम इसकी बात करें तो 1/2, हमें पता है स्टेटमेंट हमें जो प्रूफ करके लाना है उसमें ए डी भी है, तो हम इसलिए हम ए डी को क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। 1/2 आधार हमारा ए डी हो गया। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें हम, तो इसकी ऊंचाई जो है ये इसके परपेंडिकुलर, ये पूरी लंब हो जाएगा। ये जो लंब है ये इसकी क्या हो जाएगी, पूरी हाइट हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, डी एम इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और बटे में इसके एरिया ऑफ बी डी ई, ये जो है बी डी ई, इसमें अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट इसमें प्रूफ में जो हमें लाना है वो बी डी लाना है। तो हाफ ही हो गया, आधार हम इसका क्या लेंगे, बी डी लेंगे। और जो इसकी हम ऊंचाई लेंगे, इसकी जो हम ऊंचाई लेंगे वो हमारा जो इसके लिए ऊंचाई होगी हमारी, वही ये ऊंचाई हमारी इस पूरे के लिए फॉलो होगी। ये जो डी एम ऊंचाई है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे ट्रायंगल के लिए फॉलो होगी सेम ऊंचाई। तो इसके लिए भी बी डी ई के लिए भी हमारी यही ऊंचाई लगेगी। तो 1/2 आधार हमारा बी डी आ गया था और ये हमारी ऊंचाई इसमें डी एम आ गई। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, डी एम से डी एम कैंसिल हो गया। तो हमारा आया ये ए डी बटा बी डी। तो हमने लिख लिया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर ए डी बटे बी डी हमारा आ गया। इसको हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट।
इसी टाइप से हम ले लेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें ले लेंगे एक बार एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। अब हमने क्या है ये ही क्यों लिया, बिकॉज हमें जो लाना था ये लाना था ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, इसलिए हमने इसका ये वाले एंगल ट्राइंगल लिए। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में, ये रहा ए डी और ई। इसमें अगर हम चलते हैं तो हमें दूसरे जो स्टेटमेंट उसमें लाना था प्रूफ करके, वो यहाँ लाना था ए ई। तो हम ए ई को बेस लेंगे, 1/2 आधार हमारा बेस ए ई हो गया। और जो इसकी ऊंचाई है, अगर हम ए डी ई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी ई एन, और ये ऊंचाई इस पूरी ए बी के लिए काम करेगी। ये ई एन ऊंचाई इस पूरी ए बी के लिए काम करेगी। तो ये भी यहाँ पे क्या आ गया, ऊंचाई ई एन आ गई। इसी टाइप से एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। अब जैसे देखो सी ई डी, ये रहा हमारा ट्राइंगल सी ई डी है। तो इसमें अब इसका जो एरिया है वो 1/2 आधार। अब हमें देखो स्टेटमेंट में ई सी लाना, ए सी या फिर सी ई। तो हम इसका जो आधार है वो हम सी ई ही लेंगे, और इसके लिए भी जो ऊंचाई वो होगी वो हमारी ई एन ही यूज़ होगी। तो ई एन इसकी ऊंचाई आ गई, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया। और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी की जो वैल्यू आ गई हमारी ए ई बटे सी ई आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब चूंकि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार डी ई तथा समान समांतर रेखाओं डी ई तथा बी सी के बीच स्थित है। इसका मीन्स ये हो गया, जो देखो त्रिभुज बी डी ई ये हमारा बी डी ई और है सी ई डी, सी ई डी। तो जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें ये दोनों ही त्रिभुजों का जो आधार है वो हमारा डी ई है, ठीक है, तथा समांतर रेखाओं डी ई तथा बी सी के बीच में क्या है स्थित है। और ये जो है तुम्हारा डी ई समांतर रेखा और बी सी भी हमारी क्या है, डी ई समांतर है बी सी के। तो ये जो ट्राइंगल है दोनों वो डी ई समांतर और बी सी समांतर रेखाओं के बीच में आ रहे हैं तथा दोनों के आधार भी क्या है एक ही है। तो हमारी 9th क्लास में एक प्रमेय थी, प्रमेय ये थी कि यदि त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। एक बार हम अगेन देखते हैं, यदि त्रिभुज समान समांतर रेखाओं के बीच हो, एक तो कंडीशन ये है कि त्रिभुज हमारा समान समांतर रेखाओं के मध्य बना हो और उनके जो आधार हो वो एक ही, दोनों त्रिभुजों के आधार एक ही हो, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो ऐसे कौन कौन से ट्रायंगल थे, ट्रायंगल थे हमारे त्रिभुज थे बी डी ई और सी ई डी ऐसे थे। तो इन दोनों का जो एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जब एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई की जो वैल्यू है वो एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी के क्या है इक्वल हो जाएगी। तो अब हम इसका क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। समीकरण नंबर 1 से तो हमारी जो समीकरण 1 थी वो थी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या था, ए डी अपॉन बी डी। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई की जगह एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी लिख देंगे। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 थी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, तो हम बी डी ई को सी ई डी से क्या है रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमने आगे करा है। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, यहाँ हमने क्या आ गया, फिर हमारा बी डी ई की जगह ये आ गया हमारा सी ई डी। तो सी ई डी आ गया बराबर ए डी अपॉन बी डी, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 ये रही और समीकरण नंबर 3 ये रही। तो जब हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो इनकी लेफ्ट साइड तो इक्वल हो जाएंगी, तो राइट साइड भी इसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू क्या है, ए ई बटे सी ई के क्या है इक्वल हो जाएगी। और ये हमारी थ्योरम क्या हो गई, हैंस प्रूव्ड हो गई। और उपरोक्त प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय का जो अल्टरनेटिव नाम है वो है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, और ये इस नाम से भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये है हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे हमने त्रिभुज ABC ड्रॉ करा है, तो यदि एक रेखा, वो जो एक रेखा है वो है हमारी DE रेखा है, 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब AD बटा BD के रूप में और AE बटा EC के रूप में अगर विभाजित करे
तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा मतलब BC के क्या है, समांतर होगी। एक बार अगेन स्टेटमेंट हम इसकी सहायता से समझ लेते हैं। जैसे हमने ABC ड्रॉ कर दिया, तो यदि एक रेखा मतलब DE की बात चल रही है, DE किसी त्रिभुज ABC की दो भुजा कौन सी, एक AB हो गई एक भुजा, दूसरी भुजा AC हो गई, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब AD बटा BD और AE बटा EC के अनुपात में विभाजित करें, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा मतलब BC के समांतर होती है। तो हमें जो इसमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है DE जो रेखा है वो BC के क्या है, समांतर है। और थियरम्स प्रमेय की हम बात करें तो उसमें हमें समांतर ऑलरेडी गिवन था, उसमें हमें रेशियो को इक्वल लाना था, भुजाओं के रेशियो को हमें इक्वल लाना था थियरम्स प्रमेय में। बट इसमें उल्टा है, इसमें हमें जो भुजाओं की जो रेशियो हैं वो हमें इक्वल दे रखे हैं और हमें इसकी सहायता से इसको समांतर प्रूफ करना है। तो गिवन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में DE भुजा AB व AC को क्रमशः D व E पर इस प्रकार विभाजित करता है कि त्रिभुज ABC में DE जो है वो भुजा AB को और AC को क्रमशः D व E पर इस प्रकार विभाजित करता है कि वो इस रेशियो में बढ़ जाते हैं। AD बटा BD बराबर AE अपॉन EC में क्या हो जाता है, वो विभाजित हो जाते हैं। तो इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब टू प्रूफ हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि जो DE रेखा है ये BC के क्या है, समांतर है। ये हमें क्या है, प्रूफ करना है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट हमने क्या कर लिया, हमने एक DE जो है ना, DE डैश, ये DE था, इसके ऊपर ही हमने एक DE डैश हमने ड्रॉ कर लिया अपनी तरफ से, ये हमने ड्रॉ कर लिया था। अब हम देखते हैं कि हमने ये माना है कि DE डैश BC के पैरेलल है। हमने माना है कि DE डैश BC के पैरेलल है, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि थेल्स प्रमेय से क्या होगा, फिर थेल्स प्रमेय से इनके रेशियो क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। तो वही हमने यहाँ लिखा है। एक बार अगेन देख लेते हैं थेल्स प्रमेय से। अब चूंकि हमने DE डैश जो है ना पैरेलल BC, तो इसमें हम DE डैश को BC के पैरेलल लेकर चल रहे हैं। तो ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही, इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो इसके राइट हैंड साइड भी क्या है, इक्वल हो जाएंगे। मतलब AE अपॉन EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमारे पास AE अपॉन EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C हमारे पास आ गया था। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर AE की जो वैल्यू है वो क्या है, AE डैश की क्या है, इक्वल है। देखो AE की वैल्यू AE डैश की क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये जो E और E डैश है ये सिर्फ एक ही जगह है, ये अलग अलग नहीं है। देखो E व E डैश एक ही स्थान पर हैं, अर्थात बिंदु E व E डैश संपाती हैं। इनकी जो पोजीशन है वो दोनों की सेम ही जगह पर है। E और E डैश की पोजीशन सेम जगह पर है, इसलिए क्या है, ये संपाती हैं। जबकि हमने जो माना था वो हमने माना था कि DE डैश BC के क्या है, पैरेलल है। हमने इस वाली को तो माना था ना, DE डैश को हम लेके चले थे कि DE डैश BC के क्या है, पैरेलल है, हमने ये माना था। और चूंकि देखो E व E डैश संपाती हैं, ये जो पॉइंट है E पॉइंट और E डैश, ये जो है हमारे दोनों, ये क्या है, संपाती है, मतलब एक ही जगह इनकी क्या है, स्थान है। तो जब ये संपाती है तो DE डैश और DE भी क्या है, आपस में क्या संपाती होंगी। इस टाइप से हमारे पास जो DE डैश और DE ये क्या है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो हम DE डैश की जगह DE भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हमने इसका यूज़ यहाँ करा है, तो हमने DE डैश की जगह DE कर दिया, क्योंकि DE व DE डैश क्या संपाती होंगे। तो इसका यूज़ हमने यहाँ कर दिया, तो DE पैरेलल आ गया हमारे BC के। ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। बाकी हम आपको इस चैनल के माध्यम से 9th, 10th, 11th, 12th की मैथ NCERT का सॉल्यूशन करवाएंगे और कम समय में, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे। और 9th और 10th की साइंस करवाएंगे और 11th और 12th की फिजिक्स भी करवाएंगे। बाकी इन सभी जो वीडियोज़ हैं आपको उसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाए। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपका कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और
मिलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।